नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ही गोत्र में शादी नहीं करने के वैज्ञानिक कारण। एक दिन डिस्कवरी पर जेनेटिक बीमारियों से संबंधित एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा कि जेनेटिक बीमारी ना होने इसका एक ही इलाज हो, कि हमारे जीवन में किसी के घर जेनेटिक बीमारी ना हो, उसका सिर्फ एकमात्र इलाज है और वो है सेपरेशन ऑफ जीन्स। उस वैज्ञानिक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की बीमारियों के रोकथाम के लिए सेपरेशन ऑफ जीन्स बहुत आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। अपने निकटतम रिश्तेदारियों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजदीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेशन विभाजन नहीं हो पाता है और जीन्स लिंक्ड बीमारियां जैसे कि हीमोफीलिया, जीन्स से संबंधित बीमारियां जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बोनिज्म होने का 100% अवसर होता है। फिर बहुत खुशी हुई जब उसी कार्यक्रम में यह भी दिखाया गया कि आखिर हिंदू धर्म में हजारों हजार साल पहले से जो बनाए गए नियम एवं कानून हैं, वो कितना कारगर और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हिंदू धर्म में हजारों हजार साल पहले जीन्स और डीएनए के बारे में कैसे लिखा गया, कैसे उन्हें यह जानकारी थी कि जीन्स और डीएनए क्या होते हैं, कैसे लिखा गया है कि हिंदुत्व में गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोगों में आपस में शादी नहीं हो सकती। हिंदू धर्म में यह स्पष्ट कहा गया है कि एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, ताकि जीन्स सेपरेट या विभाजित रहे, जीन्स सेपरेशन स्वतः होता रहे। उस वैज्ञानिक ने यह भी कहा। अपने उस दिन के भाषण में उस वैज्ञानिक ने कहा कि आज पूरे विश्व को मानना ही पड़ेगा कि हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। पूरे समूचे ब्रह्मांड में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसका हिंदू धर्म विज्ञान पर आधारित है। और हिंदू परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क उन्होंने दिए। उस वैज्ञानिक ने उस अपने कार्यक्रम में हिंदू परंपराओं से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्क भी उन्होंने प्रस्तुत किया, जैसे कि कर्ण छेदन की परंपरा। कर्ण छेदन की परंपरा भारत में लगभग सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग कान छिदवाने की परंपरा अवश्य ही बनाए रखे हैं। कान छिदवाने का एक वैज्ञानिक तर्क यह भी है कि दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। कर्ण छेदन से बच्चे में सोचने की शक्ति में वृद्धि होती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है, बोलने की शक्ति में वृद्धि और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित होता रहता है, जो कि हमारे देश में लगभग सभी जाति, सभी धर्म के लोगों में कर्ण छेदन की
प्रक्रिया पारंपरिक रूप से चली आ रही है। और घर में लड़का हो या लड़की हो, बचपन में उसके कर्ण छेदन की कार्यवाही अवश्य की जाती है। दूसरा है माथे पर कुमकुम या तिलक लगाना। महिला हो या पुरुष हो, माथे पर कुमकुम या तिलक लगाने का रिवाज अवश्य ही है। माथे पर कुमकुम या तिलक सभी धर्म के लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग तिलक या कुमकुम माथे पर अवश्य ही लगाते हैं। और इसका एक वैज्ञानिक तर्क है कि आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। आंखों के बीच में माथे तक एक ऐसी नस जाती है, कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है, उस स्थान की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त, माथे पर जब हम तिलक लगाते हैं, अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचने लगता है और चेहरे की ओज, चेहरे की आभा और भी कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से चेहरे की रौनकता और भी अच्छी हो जाती है। जमीन पर बैठकर पालथी मारकर भोजन करने का वैज्ञानिक तर्क शास्त्रों में भी कहा गया है और वैज्ञानिकों ने भी बताया कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। जो भी व्यक्ति जमीन पर पालथी मारकर बैठकर भोजन करता है तो उसके स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन, क्या प्रक्रिया होती है, इसका वैज्ञानिक तर्क है कि पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है। पालथी मारकर भोजन करने बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक प्रकार का सिग्नल पेट तक जाता है, एक प्रकार का एंजाइम निकलने लगता है और वह सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। अद्भुत जानकारी कि पेट तक जाने वाला वह सिग्नल हमारे शरीर के भीतर यह मैसेज देता है कि भोजन के लिए अब तैयार हो जाएं। चौथा है हाथ जोड़कर नमस्ते करना। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। इस प्रक्रिया में भी वैज्ञानिक तर्क है। हाथ जोड़कर नमस्ते करने पर भी एक वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा और सरल सा असर हमारी आंखों और कानों तथा दिमाग पर होता है। दोनों हाथ जोड़ने से यह सीधा संबंध हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने पश्चिमी सभ्यता के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा, चाहे उसे कोरोना हो या अन्य कोई बीमारी हो। इसीलिए हाथ मिलाने से ज्यादा कारगर है दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, या बड़ा हो तो उसे प्रणाम करें।
भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। भारतीय परंपरा में यह एक तरीका है भोजन का कि जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में यदि कोई भोजन का प्रयोजन किया गया है या भोजन की व्यवस्था की गई है तो उसमें सबसे पहले तीखे भोजन परोसे जाते हैं और मीठे का परोसना सबसे अंत में होता है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है और ठीक इसके विपरीत अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। जो कुछ भी हमारे पेट में अम्ल स्रावित होता है वह मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती और इस तरह हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म बेहद वैज्ञानिक तर्कों की कसौटी पर खरा उतरा है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।